हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना यूनिट नंबर 3 के बारे में, जो कि है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी साइट सिलेक्शन के बारे में कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना होता है। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे पास लेक्चर की बात करें, इस लेक्चर्स में हमें सबसे पहले किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इसको एक और नाम से जानते हैं बिल्डिंग प्लानिंग के नाम से, जो कि क्या करता है, डील करता है प्लानिंग एस्पेक्ट के बारे में कि हमारी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, प्लानिंग एस्पेक्ट के बारे में, बिल्डिंग के प्लानिंग एस्पेक्ट के बारे में इस लेक्चर में, या ये बोले बिल्डिंग प्लानिंग डील करता है। साइट सिलेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, सन कंसिडरेशन क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बेसिक सिविल का लेक्चर है, तो इसमें हम बस बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या था, साइट सिलेक्शन था, ओरिएंटेशन था, सन कंसिडरेशन था, तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। साइट कंसिडरेशन की बात करें या साइट सिलेक्शन की बात करें कि घर बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले, अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, तो उस घर बनाने से पहले हमें साइट को सिलेक्शन करना चाहिए। हमें घर कहाँ पे बनाना चाहिए उसके रिकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमें गिवन है। जैसे पहला पॉइंट कि साइट सिलेक्शन इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। साइट सिलेक्शन ही हमारे पास पहला और महत्वपूर्ण स्टेप होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। दूसरा, साइट सिलेक्शन इम्पॉर्ट ए सीरियस मेजर। क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत ही सीरियस होता है, क्योंकि आपने गलत जगह पे, गलत साइट पे आपने घर खरीद लिया तो उसका इम्पैक्ट आपके लिए पूरी फैमिली पे पड़ेगा, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट देखने को मिलता ही है हर किसी के ऊपर। तो साइट सिलेक्शन कि इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, प्लानिंग के साथ साथ डिजाइनिंग पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इट इज़ टू वे थिंग्स। ये क्या होता है, टू वे थिंग्स होता है, दोनों साइड से हैपन होता है। टू वे के कैसे हो सकता है, आइदर एन आर्किटेक्चर हैज द चॉइस ऑफ द सुटेबल साइट, कि या तो क्या कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट हो जाए, आर्किटेक्चर को ये सारी चीज़ें सौंप दे कि वो क्या करे, हमारे लिए कोई सुटेबल साइट सेलेक्ट करे, बट जनरली हैज़ टू प्लान द बिल्डिंग स्ट्रक्चर टू सूट द अवेलेबल साइट। बट वो क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। लेकिन दूसरी चीज़ें क्या हो है कि हम जाके साइट सेलेक्ट करें, जो सेकंड मेथड है, या तो आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, या फिर दूसरे टर्म्स में बात करें तो जो बिल्डर्स होते हैं उस बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, या दूसरे टर्म्स में बात करें, सेकंड टर्म्स में बात करें कि हम वी द पर्सन, जो हम लोग हैं, हम खुद जाएँ अपना बिल्डिंग साइट देखने और वहाँ से सेलेक्ट करके आएँ हमारे लिए सूटेबल, क्योंकि हमें अपनी नीड पता है, आर्किटेक्चर को हमारी नीड नहीं पता होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि नेचुरल डिफेक्ट, जो हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, आपदाएं ऑफ द साइट विल क्रिएट ट्रबल। कि कुछ हमारे पास नेचुरल डिफेक्ट होते हैं, कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क को इफेक्ट करते हैं, ट्रबल कर देते हैं, उसको मुश्किलों में डाल देते हैं, और इसके चलते हमारे पास क्या होता था, इंक्रीज द कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर। जो हमारे पास बजट है, जो खर्चे हैं, वो खर्चा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो जो खर्च है वो बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में, दूसरी तरफ ये भी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कि हमें अगर बिल्डिंग बनानी है तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारे पास मटेरियल की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग के लिए हमारे पास मशीन्स की ज़रूरत होगी, हमारे पास क्या होगी, मैन्स की ज़रूरत होगी, जिसको हम जनरली मैन पावर बोलते हैं, जिसको लेबर बोला जाता है। इसके अलावा मशीन्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है, इन तीनों चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। और ये तीनों चीज़ों किससे आएंगी, इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास मनी होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें हैपन हो पाएंगी। तो ये जो हमारे पास रिसोर्स हैं, ये रिसोर्सेज भी डिपेंडेंट करते हैं, मटेरियल के लिए भी, मैन पावर के लिए भी, मशीन के लिए भी, और इन सब के लिए मनी चाहिए। तो अगर हम मेजरली 3 रिसोर्स की बात करें, मशीन की बात करें, या फिर हम ये बात करें मैन पावर की बात करें, या मटेरियल की बात करें, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे जो जहाँ पे हम साइट बना रहे हैं उस साइट के पास कितने अवेलेबल हैं। अगर कोई मटेरियल ऐसा है, लाइक हम अब बात करें ब्रिक से हमें घर बनाना है, जिसको ब्रिक क्या होता है, हमारे पास ईंट होता है। अगर हम ब्रिक की बात करें कि ब्रिक हमें चाहिए, और ब्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग है,
जो हमारे पास ईंट के भट्टे हैं वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, तो उन सब केसेज में ब्रिक का जो कॉस्ट होगा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा और हमें आसानी से ये चीपली अवेलेबल हो जाएगा। यही चीज़ें क्या होती हैं रॉक के टर्म्स में देखी जाती हैं, जहाँ पे रॉक की चट्टानों से अगर ज़रूरत होती है हमारे पास और वो आसानी से अवेलेबल है तो वहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाता है। यही चीज़ें हमारे पास वुड के केस में लाई करती हैं कि कोई लकड़ी है और आसपास कोई जंगली एरिया है, जहाँ पे जंगल है, तो वहाँ पे जो वुड की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उस समय भी हमें क्या होता है, फ़ायदा देखने को मिलता है। तो एक समय कि हमारे पास नेचुरल डिफेक्ट नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो दूसरे साइड ये क्या करते हैं, जो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो अगर हाई क्वांटिटी में रिक्वायर्ड जो रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। इकोनॉमिकल मीन्स हमारे पास जो भी हमारे पास बजट के अनुसार है उस बजट के अनुसार ही हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये तो हमारे पास अवेलेबिलिटी की बात हुई। दूसरा अनअवेलेबिलिटी, कि हमारे अवेलेबल ही ना हो ऐसे मटेरियल, तो उस केसेज में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। और अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है कि उन सब केसेज में वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। जो हमारा बजट है वो बजट क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। और उस केसेज में हमारे पास क्या होगा, अनहैप्पी लिविंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि अगर हमने लोकल मटेरियल डाल दिया या ख़राब मटेरियल डाल दिया महंगाई के चलते, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इफेक्टिव पैदा आगे आने वाले में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि टेकन, कुछ फैक्टर्स हैं फॉलोइंग आर द फैक्टर टेकन इन माइंड, कि जब हम अपने माइंड में रहे ये सारी चीज़ें, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्या क्या चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। पहला, साइट मस्ट बी सेलेक्टेड, कि हम घर बनाते समय ऐसी जगह पे सेलेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखिए कि हमारा जनरल स्कोप क्या है, बिल्डिंग बनाने का पर्पज़ क्या है, हम जो पर्पज़ कर रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। लाइक अब अगर एजुकेशनल बिल्डिंग की बात करें, हमें क्या बनाना है, सपोज हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल बिल्डिंग की बात करें, अगर हमें एजुकेशनल बिल्डिंग बनाना है तो क्या हम जंगल में किसी जाके बनाएंगे, क्या किसी फॉरेस्ट में अगर हम जाके बना दिए तो वहाँ पे क्या होगा, वो एजुकेशनल बिल्डिंग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो हमारे पास स्कोप देखना है, हमें क्या देखना है, स्कोप देखना है कि अगर हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे तो क्या हमारे पास उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर मॉल्स बना रहे हैं तो वो कहाँ होनी चाहिए, सिटीज़ में होनी चाहिए। रूरल एरिया में कौन जाएगा मॉल्स में, बहुत ही कम लोग जाएंगे मॉल्स में। इसलिए ये चीज़ें क्या है, स्कोप क्या है उस बिल्डिंग का, वो पहली चीज़ें हमारे पास ध्यान में रहनी चाहिए, स्कोप की बात करें या पर्पज़ की बात करें। दूसरा, जो बिल्डिंग बनानी चाहिए, जहाँ पे हम घर बनाने की सोच रहे हैं, वो ऐसे जगह पे बनाना चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप हो। क्या हो, ऑलरेडी डेवलप हो, फुली डेवलप हो, या जो क्या है, डेवलपिंग हो। अनडेवलप एरिया में कभी भी घर बनाना नहीं चाहिए, कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो हमारे पास बेसिक नीड की ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरा नहीं हो पाएंगी। तीसरी चीज़ है, हमें बिल्डिंग ऐसी जगह पे हमें क्या करना है, साइट सिलेक्शन की बात चली अभी कि हम साइट सिलेक्शन किसके लिए, घर बनाने के लिए साइट कहाँ पे देखी जाए, इसकी बात चली है। तीसरी चीज़ है यूटिलिटी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब यूटिलिटी फैसिलिटी मतलब कि हमारे पास जो डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वो यूज की चीज़ें हैं, वो अवेलेबल होनी चाहिए। यूटिलिटी सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई होनी चाहिए, गैस सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ड्रेनेज की सुविधा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश आए और सारा पानी घर के अंदर लग जाए, तो वहाँ पे जल निकास की भी सुविधा होनी चाहिए, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ये चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा एमिनिटीज़ मतलब हॉस्पिटल्स, स्कूल, लाइब्रेरी, ये भी होने चाहिए। कॉमन सर्विसेज लाइक पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी आसपास होने चाहिए। शॉपिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें पहले ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा साइट जहाँ पे हम घर बनाने की सोच रहे हैं वो क्या कम्स अंडर बिल्डिंग बाय लॉ, कि कुछ हमारे पास वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, वहाँ लोकल अथॉरिटी के दायरे में आनी चाहिए। बिल्डिंग बाय लॉज क्या होते हैं, अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अलावा साइट शुड बी लोकेटेड इज कंपेरेटिवली क्या होना चाहिए, एलिवेटेड प्लेस पे। जो हमारा जो घर होना चाहिए वो आसपास की जगहों से एलिवेटेड प्लेस पे होना चाहिए। एलिवेटेड का मतलब है थोड़ी सी अधिक ऊंचाई पे होनी चाहिए। थोड़ी सी अधिक कहाँ होनी चाहिए, ऊंचाई पे होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होगा, अगर हमारे पास रेनफॉल हुआ तो पानी आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, आसानी से यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा दूसरे साइड में। अगर जस्ट इसके अपोजिट कि आसपास की ज़मीन क्या है,
एलिवेटेड है और हमारी ज़मीन क्या है, नीचे है, और बारिश हुआ तो सब जगहों से पानी कहाँ जाएगा, हमारी अपनी ज़मीन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें ना हैपन हो, इसीलिए क्या बोला गया है कि जो हमारा प्लेस होना चाहिए वो एलिवेटेड होना चाहिए, अधिक ऊंचाई पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा एलिवेटेड होना, कंपेरेटिवली आसपास की जगहों से थोड़ा सा ऊँचा होना चाहिए। इसके बाद गुड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मीन्स कि जब हम घर बना रहे हैं उसका डिजाइनिंग अच्छे से होना चाहिए, चाहे फाउंडेशन की डिजाइनिंग की बात करें, चाहे सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की बात करें, चाहे हम सब स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की बात करें, किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो डिजाइनिंग अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर डिजाइनिंग फेल हुआ तो पूरी बिल्डिंग फेल हो जाएगी। इसके अलावा एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड शुड बी कंस्ट्रक्टेड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओनर, कि जो हमने टेंडर दिया था, जो ठेकेदार को दिया था कंस्ट्रक्ट करने का, कंस्ट्रक्शन बनाने का, जो हमारी नीड थी, उस नीड को, जो ऑनर की क्या है नीड है, उस नीड को भी क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके अलावा लोकेशन ऑफ द साइट शुड बी सच दैट कि एटमॉस्फेयर कंटेन नेचुरल एंड मैन मेड ड्यूटीज। ऐसा क्या बोल रहा है इस पॉइंट में कि हमारे जो घर बना रहे हैं लोकेशन, उस घर की उस लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम रहे, मीन्स वहाँ पे नेचुरल फीचर्स भी देखने को मिले और मैन मेड फीचर्स भी देखने को मिले। नेचुरल फीचर्स मीन्स कि वहाँ पे ऐसा घर ना ले ले जहाँ पे क्या हो कि सनलाइट देखना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा भी घर नहीं बन जाए कि जहाँ पे सनलाइट ही ना आए उस घर में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है, दिक्कतें आती हैं, उसमें लिविंग हेल्दी कंडीशन नहीं रह पाती उन सब चीज़ों में। तो इसीलिए नेचुरल फीचर्स भी होने चाहिए, हवा आना चाहिए, सूरज की रोशनी आनी चाहिए हमारे घर के अंदर, मैन मेड फीचर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट मैन मेड जो हमारे पास दैनिक दिनचर्या की जो हमारे पास आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती हैं, वो भी हमारे पास उस घर में फुलफिल होनी चाहिए। साइट सिलेक्शन शुड बी सेट दैट कि वहाँ पे नेचुरल लाइट और की बात हमने कर ही ली कि नेचुरल लाइट आनी चाहिए और साथ में एयर का मूवमेंट भी होते रहना चाहिए, अदरवाइज एयर का मूवमेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे सफोकेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है साइट फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कि जो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पे रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं, वो क्या होने चाहिए, वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से अवे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ से अवे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से, फैक्ट्री से, शहरों में जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे काफ़ी दूर होना चाहिए, क्योंकि आसपास रहेंगे तो फैक्ट्री से डिफरेंट टाइप्स के एयर पॉल्यूशन या डिफरेंट टाइप के केमिकल्स निकलेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमें क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, इसलिए उससे दूर होना चाहिए। तो ये तो कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में नेशनल बिल्डिंग कोड है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है इंडिया का वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है किसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग क्या हो सकता है, बिल्डिंग कोई स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग कोई क्या है, एक स्ट्रक्चर्स है जिनके बारे में हमें क्या करना है, किसको हम बिल्डिंग बोलेंगे उसकी डेफिनेशन की बात हो रही है कि बिल्डिंग इज एनी स्ट्रक्चर, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारे पास क्या करेगा, व्हाट्सो एवन पर्पज, चाहे हम किसी पर्पज के लिए बना रहे हैं, किस मटेरियल से बना रहे हैं, उसका एवरी पार्ट यूज होना चाहिए। इसीलिए इसी को बोला गया व्हाट्सो एवन पर्पज की क्या उद्देश्य है, व्हाट्सो एवर इवन मटेरियल, किस मटेरियल के बनाए गए हैं, एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ वेदर यूज ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन, चाहे हम उसको ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और नॉट या नहीं। कभी कभी कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें ह्यूमन हैबिटेशन, मानव उसमें नहीं रहते, मानव अपने दैनिक दिनचर्या उसमें रहने के लिए नहीं बनाई जाती। लाइक हम बात करें स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग में ह्यूमंस नहीं रहते लेकिन वो भी क्या है, एक बिल्डिंग के टाइप हैं। तो इसीलिए बोला गया कि चाहे वहाँ पे रहें या ना रहें, उनमें ये सारी चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती, उनमें चीज़ें नहीं देखी जाती। तो रहें तो भी है, ना रहें तो भी। इंक्लूड किसको बोलेंगे, जिसमें भी हमें फाउंडेशन दिख जाए, प्लिंथ दिख जाए, वॉल दिख जाए, फ्लोर दिख जाए, रूफ दिख जाए, प्लम्बिंग दिख जाए, बिल्डिंग सर्विसेज दिख जाए, वरांदा, बालकनी या किसी भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग का दिख जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि बिल्डिंग कितने पार्ट में होता है, अकॉर्डिंग टू एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड। एनबीसी का अभी हमने देखा था, वो एनबीसी का फुल फॉर्म जो ऊपर लिखा हुआ था, एनबीसी का मतलब है क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड। एनबीसी का मतलब है नेशनल बिल्डिंग कोड। अब ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बिल्डिंग है उसको अलग अलग पार्ट में, ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे आपने देखा हुआ नाम देख रहे हैं ABCDEFGHI आई और जे, किसी किसी बुक में ये आई के नाम से दिखता है और किसी किसी बुक में ये जे के नाम से दिखता है।
ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी जो हमारे पास है वो है एजुकेशनल बिल्डिंग, सी है इंडस्ट्रियल, डी है असेंबली, ई है बिजनेस, एफ है मर्चेंटाइल, जी इंडस्ट्रियल, एच स्टोरेज और जो हमारे पास लास्ट वाला है आई और जे, इसको बोलते हैं क्या, हैजार्डस बिल्डिंग। अब ये क्या होते हैं, क्या इनके मतलब होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में एक एक करके पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया है ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्या होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो दीज आर, अब किसको बोलेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इसमें लिखा क्या क्या है, एनी बिल्डिंग इन विच स्लीपिंग एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, जिनमें क्या हो, सोने की फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो, उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। किसके लिए, फॉर नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पज, रहने के लिए, विद आर विदाउट कुकिंग एंड डाइनिंग फैसिलिटी, विथ भी हो सकता है, मतलब कुकिंग और डाइनिंग फैसिलिटी विथ भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है, या दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि कुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल भी हो, कुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, दोनों कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो सकती है। कुकिंग फैसिलिटी है तो भी, कुकिंग फैसिलिटी ना है तो भी। एक्सेप्ट एनी बिल्डिंग क्लासिफिकेशन अंडर सीसी कैटेगरी को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, ऐसी, दोबारा सुने आप लोग, ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या हो, स्लीपिंग एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, रहने की सोने की व्यवस्था है, और साथ साथ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, चाहे उसमें खाने की व्यवस्था हो या ना हो, उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब जैसे पहला जो होता है, इसको अलग अलग 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं सब डिवाइड। वो तो मेन डिवाइडेशन था, ये सब डिवाइडेशन, जैसे सब डिवीजन A1, इनको बोलते हैं लॉगिंग या इसको बोलते हैं रूमिंग हाउस। अब इतना बड़ा नाम देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको मेन फैक्ट याद रखने हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मेन फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग सेम मैनेजमेंट के अंदर एक कोई ऐसी बिल्डिंग जिनमें इन विच स्लीपिंग एकोमोडेशन फॉर टोटल नॉट मोर देन 15%, नॉट मोर देन 15%, मतलब कब तक, अप टू 15%, मैक्सिमम 15% तक की, 15 लोगों तक की अगर हमारे पास स्लीपिंग एकोमोडेशन अवेलेबल है, रहने की व्यवस्था अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं लॉगिंग या रूमिंग हाउसेज बोला जाता है। ऑन आइदर ट्रांजिट या परमानेंट बेसिस, या तो हो हमारे पास क्या हो कि 1-2 दिन के लिए कोई रह रहा है, या परमानेंट इतने लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम 15% तक, अप टू लिखा है, नॉट मोर देन 15%, 15 लोगों से ज़्यादा की बात नहीं हो रही है। और इसमें भी कंडीशन क्या है, विथ और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटी, उसमें विथ हो, खाने की फैसिलिटी हो या ना हो, तो उसको बोलते हैं सब डिवीजन A1। नेक्स्ट है हमारे पास सब डिवीजन A2। A2 में क्या किया गया, मेंबर की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 20 तक, अप टू 20 तक के मेंबर हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग। ये नाम है, इसमें कोई विशेषताएं नहीं है, ये उनके नाम दिए गए हैं कि 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, जिसमें क्या होता है कि या तो हो सकता है सिंगल मेंबर के फैमिली हो, जिसमें स्लीपिंग, अगर सिंगल मेंबर किसी का घर बहुत ही बड़ा होता है, मीन्स उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, तो उनमें भी क्या होता है 20% तक के लोग होते हैं, उनके लिए अगर कोई एक जगह पे सिंगल स्लीपिंग अकोमोडेशन है तो उनको बोलते हैं क्या, 1 और 2 फैमिली ड्वेलिंग रूम, प्राइवेट ड्वेलिंग। इसके अलावा इफ रूम इन द प्राइवेट ड्वेलिंग आर रेंटेड, या आउटसाइड के कोई लोग रह रहे हैं, तो उसमें 3 से ज़्यादा लोग आउटसाइडर नहीं होने चाहिए, उसको भी बोलते हैं प्राइवेट ड्वेलिंग रूम। अगर कोई हमारे पास 20 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको A3 की जगह A4 में कंसीडर किया जा सकता है, जैसे हमारे पास A3 या A4 में कंसीडर किया जा सकता है। तो A3 की बात कर लेते हैं, A3 में कौन आएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर इन विच ग्रुप ऑफ स्लीपिंग एकोमोडेशन प्रोवाइडेड, जिसमें क्या होता है, स्लीपिंग एकोमोडेशन का पूरा एक ग्रुप प्रोवाइडेड होता है, इसमें भी विथ और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटी, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे विथ ही हो, विदाउट भी होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, डॉर्मिटरीज, डॉर्मिटरीज के एग्जाम्पल क्या है कि स्कूल या कॉलेज के जो हॉस्टल्स होते हैं, जो मिलिट्री के बैरक होते हैं, जिसमें मिलिट्री की आर्म फोर्स रहती हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, डॉर्मिटरीज बोला जाता है, जिसमें क्या हो, मोर देन 20% रहते हो, 20 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, कम से कम 20 तो होने ही चाहिए, तब उनको डॉर्मिटरी बोला जाता है। फोर्थ है जिसको बोलते हैं अपार्टमेंट हाउस, या इसी को बोलते हैं जनरली फ्लैट, नाम सुना होगा कि हमारा फ्लैट ये है, वो फ्लैट ये है, तो ये फ्लैट की बात आती है अपार्टमेंट हाउस की, तो वो सारे के सारे किस में कंसिडर होते हैं, अपार्टमेंट हाउसेज में कंक्लूडेड होते हैं। इनमें क्या होता है, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन विच क्या होता है, लिविंग क्वार्टर प्रोवाइडेड, कितने के लिए, 3 और मोर फैमिली।
अपार्टमेंट या फ्लैट किसको बोलेंगे कि जहाँ पे कम से कम 3 फैमिली के लिए कंप्लीट अलग अलग सेपरेट रूम्स हो, तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे 2 BHK देखा होगा, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, तो ये 2 BHK 3 BHK क्या है, ये सारे के सारे क्वार्टर्स हैं, लिविंग क्वार्टर्स हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अपार्टमेंट हाउसेज कहलाते हैं। और आखिरी है हमारे पास कैटेगरी रेजिडेंशियल का, वो है होटल्स। होटल्स में आप लोगों ने देखा ही होगा, होटल्स होते हैं, कहीं पे मोटल्स होते हैं, कहीं पे क्लब होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। होटल किसको बोलते हैं, दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग अंडर सिंगल मैनेजमेंट, एक ही मैनेजमेंट के अंदर चलेगा, इन विच स्लीपिंग अकोमोडेशन, जिनमें सोने की व्यवस्था विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटी हो, नॉट मोर देन 15%, क्या हो कि 15% के लिए, 15% से ज़्यादा के लिए अवेलेबल ना हो, तो उनको होटल्स बोला जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे पास होटल्स के छोटे पार्ट होते हैं जिनको मोटल्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी मतलब एजुकेशनल टाइप बिल्डिंग। क्या है, एजुकेशनल। ऐसी बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग क्या होगा, जिसमें हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। तो दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग, किसके लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या डे केयर पर्पज़ के लिए। लाइक हमारे पास डे केयर पर्पज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने देखा होगा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गई है। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन, ये पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अब बात करें शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम जोन में क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हुआ, तो ये भी क्या कहलाता है, एजुकेशनल बिल्डिंग भी कहलाता है, जिसमें क्या हो, मोर देन 8 आवर्स पर वीक, कम से कम 8 घंटे हर, क्या होने चाहिए, 8 घंटे पर वीक की बात हो रही है, 1 घंटे में 8 आवर लेक्चर्स वहाँ तो चलने ही चाहिए, तो उसको कंसीडर करते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग में। अगर 1 वीक में वो 8 घंटे भी नहीं चल पा रहा है, तो वो कोई हमारे पास ना तो कोचिंग में कंसीडर होगा, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में, ना कोई अदर डे केयर पर्पज में। ठीक है, तो कम से कम 8 घंटे कोच में होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप सी है, इसको हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में कंसीडर करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे।